हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जो है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, ये चैप्टर आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका उनकी बोलचाल की भाषा से है। उन्हें परिभाषित करना, जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदलती है, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं को उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचार के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। चेर मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रयास करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, जो आजकल केरल राज्य का एक हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में तो चेर क्या हो गया, केरल, ठीक है, मलयालम भाषा अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। क्षेत्रीय भाषा में सबसे पहले मलयालम भाषा को यूज किया है, मतलब इस्तेमाल किया है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मलयालम में रचित आरंभिक के केरल का एक अभिलेख। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रावलम शैली में लिखा गया था। मणिप्रावलम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। हीरा मूंगा को दो भाषाओं में मिलाया गया है, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा। उसको हम लोग कहते हैं मणिप्रावलम। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय का। जगन्नाथ शाब्दिक का अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र के उड़ीसा में पांडुलिपि दिया गया। ये जगन्नाथ मंदिर पुरी जाना चाहिए। 12वीं शताब्दी में गंग वंश एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी को पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को
अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। किसके द्वारा बनाया गया था? अनंत अनंत वर्मन अनंत वर्मन द्वारा। ये गंग वंश का था, गंग वंश, ये इंपॉर्टेंट है। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। ये सब यह महसूस करते थे कि मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर पुरी। ये राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी है जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। यह सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं। एक शासक दिखाया गया है, बीकानेर के राजकुमार राज सिंह, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया है, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती थी कि अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ये कुछ दिया गया है मैप के थ्रू, वह क्षेत्र जिनकी अध्याय की चर्चा की गई। ओके, हिमाचल प्रदेश, बीकानेर ये राजपूतों का इलाका, उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यह सच है। आइए नृत्य के रूप में कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी थी। कथक शब्द का अर्थ है कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजीतों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार के प्रस्तुत
किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में, राजस्थान के जयपुर में और लखनऊ में फला फूला है कत्थक वाला। नृत्य की कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला के रूप में उभरा। किसके शासनकाल में? वाजिद अली शाह अवध का शासक था। ये कत्थक नृत्य शैली का संरक्षण था। 1850-1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कत्थक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। अभी फ़िलहाल लेटेस्ट में है 9 शास्त्रीय कला है, जो आगे मैं बताता हूँ, चर्चा करता हूँ इसके बारे में। शास्त्रीय नृत्य ये आप रोक के पढ़ सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट है। जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है: भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और बताता हूँ मैं। अभी लेटेस्ट 9 है। 9 में कौन सा है? ये तो है ही। इसके अलावा मोहिनी लिख लीजिएगा, मोहिनी अट्टनम केरल में है, और सत्रिया कहाँ? असम। सत्रिया असम हो गया, तो कितना हो गया? 2 2 4 5 6 7। और कौन कौन सा बचा? एक और है कत्थक। कत्थक मेनली तुम्हारा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर में है, फिर उत्तर के क्षेत्र में पश्चिम मध्य भारत, मेनली उत्तर प्रदेश में। और एक बच गया छऊ है तुम्हारा पश्चिम बंगाल। ये एसएससी 2019 में पूछा गया। और अभी कितना शास्त्रीय संगीत है? टोटल 9। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल 9 है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया था? FCI लेटेस्ट है 2023 में। अकॉर्डिंग टू दी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अभी 9 ही है। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई है वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जिसका जैसा है कि उनके नाम से पता चलता है कि छोटे आकार के चित्र होते हैं, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों तथा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और बादशाह ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। ये कुछ दिया हुआ है। शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर, ये अकबर आराम कर रहा है शिकार करके।
मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगल की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों पर पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह, ये होली खेल रहा है हाथी पे चढ़ के, ठीक है। ऐसा ही एक अन्य दृश्य था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसो हली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है भानुदत्त की रसमंजरी, इसको लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। भानुदत्त 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। ये कुछ दिया हुआ है। कृष्ण राधा और उसकी सखियां पहाड़ी कांगड़ा का है। कृष्ण राधा उनकी सखियां। उन्हें वहां जाते ही आश्चर्यदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ के वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। अभी कांगड़ा चाय का एक करंट अफेयर्स का है ना, कांगड़ा चाय को यूनेस्को द्वारा दिया गया है, यूनेस्को द्वारा हिमाचल प्रदेश एक वहाँ कांगड़ा चाय, यहाँ कांगड़ा शैली की विशेषता बताई गई है। स्मरण रहे, साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते हैं। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बांग्ला ही बोलते थे। किंतु यह दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली संस्कृति से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? सबसे पहले बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ। रामायण किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ऐसे भी सारे भाषा तो संस्कृत से ही है ना। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मध्य दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुनसांग ने पाया कि बंगाल के सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। हुनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे।
1586 में अकबर ने जब इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया, 1586 में बंगाल को जीत लिया अकबर ने, तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता था। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार है, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। अरे यार, बहुत लंबा है भैंचोद। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। मैनामती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर, ये आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई है जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पूर्वी बंगाल अभी बांग्लादेश हो गया, ठीक है। पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। पीर और मंदिर 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी पूर्व बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सनय स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक और एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। जीववाद, यह मानना था कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है।
बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने को दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने हमने अध्याय 2 की मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति या भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा, धातु के कारीगर आदि समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छन छप्पर वाली झोपड़ियाँ ये है, एक दो चाला छप्पर झोपड़ियाँ, ये छप्परदार झोपड़ियाँ, और एक चौचाला मंदिर, ये है चौचाला मंदिर, ये छप्पर वाली झोपड़ियाँ। गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पकी मिट्टी एक पटियाँ, विष्णुपुर है ये। ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला मीन्स हो गया 2 छतों वाला, या चौचाला 4 छतों वाला होता था। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तियर्क रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती थी। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी है, उनमें भी मछलियों के साफ करते हुए और टोकरियाँ में भर कर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है, ये दिखाया गया है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने भी बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। मतलब वहाँ के बंगाली ब्राह्मण भी मछली खाते थे। वीर्य धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आराम बाग में, ये दिखाया गया है चित्र। आइए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। अनंतवर्मन उड़ीसा, जगन्नाथ पुरी, महोदयपुरम केरल, लीला तिलकम ये भी केरल, मंगल काव्य बंगाल, लघु चित्र कांगड़ा, मनी परावावलम क्या है? एक तरह का क्षेत्रीय भाषा था, 2 भाषा को मिला हुआ, जैसे संस्कृत प्लस क्षेत्रीय भाषा को मिला जुला। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये आपको अच्छा लगे तो कृपया
सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मेरा ये चैनल न्यू है तो कृपया सपोर्ट करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।